हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। अभी तक हम आपको पढ़ा रहे थे प्रावर्तन पढ़ने के बाद अपवर्तन अब आप पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। उसमें अपवर्तन को बताया गया अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इसके बाद अपवर्तनांक बताया था। तो बस वहाँ पे स्नेल के नियम में अपवर्तनांक प्रयोग हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन फिर भी हमारे लिए थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है पहले इसको समझो। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तब देखो आप पे पीछे परिभाषा बता दिए थे। यानी अगर कह दिया जाए एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम को का अपवर्तनांक कहलाता है। यानी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। तो अभी आपने पढ़ा भी था कि अपवर्तनांक कहलाता है, यानी ये क्या होगा, एक माध्यम के सापेक्ष, एक माध्यम हमने ले लिया और किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष उसका क्या कहलाता, अपवर्तनांक कहलाता है। तो स्नेल के नियम ने आपने देखा था, क्या देखा था कि अगर हमने ऐसे लिखा था 1 and 2, तो इसको क्या पढ़ते थे, एक माध्यम के सापेक्ष, यानी एक माध्यम के सापेक्ष। एक माध्यम मतलब चाहे ऐसे लिख दो, पहला माध्यम, हम इनको लिख सकते हैं, पहला माध्यम भी लिख सकते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक। देखो पहले माध्यम के सापेक्ष, तो एक माध्यम एक हो, एक को निरूपित कर रहा है ये पहला माध्यम और दो निरूपित कर रहा है दूसरा माध्यम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऐसे ही लिख दिया जाता कोई भी। तो पहले अब इसमें कोई भी माध्यम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका निरपेक्ष अपवर्तनांक। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछा जाए निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, पहले उसकी परिभाषा बता देते फिर आपको बताते हैं। देखो एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछा जाए निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निर्वात के सापेक्ष क्या होती है परिभाषा, देखो निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक, या इसी को क्या बोलते हैं, परम अपवर्तनांक। अगर आपसे पूछा जाए परम अपवर्तनांक, तो आप दोनों की परिभाषा ऐसे लिख दीजिएगा। अगर आपसे कभी पूछा जाए परम अपवर्तनांक कहते हैं, ये हो जाएगा किसी एक माध्यम के सापेक्ष। तो निर्वात के सापेक्ष अगर कोई भी माध्यम का अपवर्तनांक लिखा जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक, या एक शब्द और परम अपवर्तनांक। दोनों याद रखना, अगर किसी माध्यम का तो वो निर्वात के सापेक्ष, यानी वायु के सापेक्ष, जल के सापेक्ष ऐसा ना लेके वो केवल एक माध्यम के सापेक्ष हम क्या करें, निर्वात ले लें। तो निर्वात के सापेक्ष जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है तो उसे हम बोलते हैं परम अपवर्तनांक। स्क्रीनशॉट ले लो आप। परम अपवर्तनांक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। आइए फिर अगले हेडिंग इसी में पढ़ते हैं। अभी सूत्र हम अपवर्तनांक ही पढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है परम अपवर्तनांक की क्या समझते। तो ये देखो लिखो 1 and 2, तो इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। ये 1 and 2 लिखा हुआ था, तो देखो 1 and 2
इसको बराबर हम लिख सकते हैं N2 बटे N1। N2 बटे N1 का मतलब हो जाएगा निरपेक्ष अपवर्तनांक N1, यानी दूसरे माध्यम का इसको पढ़ा जाएगा दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। और दूसरा देखो नीचे जो होगा, नीचे क्या है, एक लिखा हुआ है। जब एक लिखा हुआ है तो यहां पर लिख सकते हैं पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये इतना हो जाएगा अगर अपवर्तनांक से आपको पूछा जाए इसमें। अब ये मत सोचिएगा इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2N1 भी लिख दिया जाए। तो एक चीज देखो, जो पीछे होता है उसको ऊपर लिखते हैं, N1/N2 लिखेंगे। ये चीज ध्यान देना, जो पीछे 1 था तो N1 ऊपर लिखा, 2 आगे था तो इसको क्या लिख दिया, बटे में लिख दिया। तो ये दोनों का लेने का कंडीशन होता है यहाँ पर, चाहे जैसे आपको मिल जाए। तो ये भी आप याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। आपको पढ़ने का तरीका बता ही दिए। अब इसके फार्मूले होते हैं, अगर आपको मिल जाए, जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, 1N2। तो अगर कोई भी प्रकाश की चाल दे दिया जाए तो यहाँ पर N1 का मतलब हो जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और दूसरा बटे में ले लिया जाए तो नीचे 2 है तो अपवर्त चाल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ये इतना हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1N2 बराबर कितना हो जाएगा, ये B1 और बटे क्या हो जाएगा, ये B2 भी होता है, इतना याद रखिएगा। अब आपको जैसे माध्यम मिल जाए, वायु और हम मान लो जल मिल जाए, ठीक है। जैसे अगर माध्यम जो आपके पास हो, माध्यम वायु और क्या है, जल है, 2 माध्यम हमने ले लिया। तो देखो ANG ले लिया ना। A का मतलब एयर और G का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कांच हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन जल लिया है तो जल के लिए हम क्या कहते हैं, W लेते हैं, क्योंकि हमने जल लिया है। देखो जल, तो ये W हो जाएगा। तो यहाँ पर पढ़ा जाएगा इसको, देखो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक, यानी इसको हम पढ़ते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। अब इसमें अगर फार्मूला लिखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, ANW बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और बटे क्या होगा, नीचे देखो W लिखा है तो W का मतलब क्या, वाटर। तो जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि BA और बटे कितना हो जाएगा, BW हो जाएगा। W का मतलब क्या, वाटर, वाटर का मतलब जल हो। तो ऐसे कोई भी हमें पास अपवर्तनांक दे दिया जाए तो हम ऐसे और लिख सकते हैं। अगर ऐसे मिल जाए WNG, तो W का मतलब क्या होगा, जल में प्रकाश चाल, जल में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल और बटे क्या होगा, नीचे क्या है, कांच है, तो कांच में प्रकाश की चाल। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल ज़्यादातर आता है इस चैप्टर से, तो इसीलिए सब बता रहे हैं। तो देखो जो ऊपर होगा, आगे होगा, उसको ऊपर लिखना, जो नीचे होगा तो इसको आप जानते हो क्या, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वाटर है और ये ग्लास है, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हो जाएगा।
अब एक फार्मूला और ऐसे इसमें कभी आपको देखने को मिल जाए, n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात, n का मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई ऐसा माध्यम ले ले, अभी माध्यम का ये नहीं पता हुआ है हमें, तो n बराबर क्या होगा, इसको निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? c बटे b। ये हो जाएगा निर्वात में, जहाँ पे आप जानते होंगे c की वैल्यू कितनी होती है, जहाँ c बराबर 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड। ये क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आपको शुरू में ही बताया निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होते हैं? 3 × 10⁸। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस न्यूमेरिकल कोई भी पूछा जाएगा, अब आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक ले लिए होंगे। ये भी आप ले लिए होंगे। ये भी हो गया होगा, ये होगा। बस इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है कि अपवर्तनांक के एक दूसरे में परिवर्तन कैसे होता है, वो नहीं पढ़ना, वो क्लास 12th में पढ़ना है। बस आप इतना जानिए जितना आपके पेपर में है, इसलिए इसके आगे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। फिर आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा सा और है। वो क्या है कि अगर आपको मिल जाए सपोज अपवर्तनांक, तो आपसे कभी कभी पूछ लेता है अपवर्तनांक, तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? अगर वायु की बात करें 1.003। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता, इसलिए कभी मात्रक नहीं लिखा जाएगा। तो देखो 1.003 होता है। जल का अपवर्तनांक 1.33। एल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है तो इससे थोड़ा सा 1.36 होता है। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.52 या 1.5 लिखा रहे, तब भी आप समझ जाइएगा। नीलम ये भी एक पदार्थ होता है, तो इसका अपवर्तनांक 1.77 होता है। और हीरा जो होता है इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। एक चीज़ याद रखिएगा, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे ज़्यादा पुरुष होता है। तो आप हीरे का अपवर्तनांक याद रखो, पेपर में पूछा जाता है कभी कभी हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। बस आप जितना इंपॉर्टेंट है उतना अपवर्तनांक लिख दिए, और भी आपके बुक में, आप बुक पढ़ कर देख सकते हो। तो अपवर्तनांक ये बता देता है कौन सा माध्यम सघन होगा। अगर आपको देखा जाए इसमें सबसे ज़्यादा सघन कितना है? हीरा तो क्या है? सबसे ज़्यादा सघन माध्यम होगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। नीलम की अपेक्षा क्या हीरा ज़्यादा है, नीलम क्या है? उससे कम सघन है। इनमें कोई भी जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वो पदार्थ उतना ही क्या होता है? सघन होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, किसी के लिए आपसे पूछा जाए तो जिस पदार्थ का अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक उतने ही अधिक होगा। तो ये अपवर्तनांक हो गया। फिर एक और है लेंस। अब हम लेंस पढ़ते हैं। लेंस आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं। तो लेंस सबसे पहले कैसे बनाया जाता है? तो आपको बताया था हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं। जब अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होता है मालूम होगा आपको कि प्रकाश कोई वस्तु एक तरफ से दूसरी तरफ दिखाई दे। कंफर्म है? जब एक तरफ से दूसरी तरफ से दिखाई देता है तो दूसरी तरफ से दिखाए वो पारदर्शी हो। तो इसी में परिभाषा होती है। लेंस की परिभाषा क्या होती है? दो कोई भी ले लिया जाए, दो पृष्ठ ले लिया जाए, चाहे वो गोलीय हो या, चलो पहले परिभाषा लिख देते हैं, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी पदार्थ लिख लो। पारदर्शी पदार्थ, दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी पदार्थ जिसमें एक समतल, एक क्या हो? गोलीय। ऐसे भी लिख सकते, जिसमें एक समतल और एक गोलीय
या दोनों गोलीय पृष्ठ हो। यही कह रहा है कि दो पृष्ठों से घिरा पारदर्शी पदार्थ जिसमें एक समतल और दूसरा एक गोलीय या दोनों गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या बोलते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कहते हैं। देखो अब लेंस कैसे कहा गया, देखो एक पृष्ठ हमने ऐसे ले लिया, समतल ले लिया, इसको ऐसे बना दिया तो ये क्या बन गया? लेंस बन गया। ठीक है, ऐसे भी बना दिया जाए, एक पृष्ठ ऐसे ले लिया और इसके पृष्ठ एक लाके समतल चिपका दिया तो ये कैसा बन गया? देखो एक समतल है, ये कैसा है? समतल है, और ये कैसा है? गोलीय है, और ये भी क्या है? समतल है, और ये कैसा है? गोलीय है। आप देख ही रहे हो। या ऐसे देखो, ये कैसा? गोलीय है ना, इसमें ये भी पृष्ठ और ये भी गोलीय है। या ऐसे भी, तो देखो ये सब क्या? सब तो गोलीय, इसमें दोनों क्या है? दोनों गोलीय है, इसमें भी दोनों गोलीय है। दोनों गोलीय है, यानी इसमें भी, इसमें एक समतल था तो वही कहा गया रहा है कि दो पृष्ठों से, यानी दो पारदर्शी, यानी दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी माध्यम आप बोल सकते हो, पारदर्शी माध्यम जिसमें एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ गोलीय या दोनों गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लेंस कहते हैं। पारदर्शी माध्यम भी कह सकते हैं, यहाँ माध्यम लिख दे ज़्यादा सही हो जाएगा। पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम जिसमें एक समतल एक गोलीय हो या दोनों गोलीय हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। तो ये सारे लेंस के फिगर हैं। तो लेकिन हमें जो लेंस पढ़ना है वो आपके क्लास में केवल दोनों गोलीय पृष्ठ का पढ़ना है, इस लेंस को ना हमें पढ़ना है, इसलिए इसका नाम भी नहीं बता रहे। क्लास 12th में है, आप जानिए उस क्लास में बताएंगे। यहाँ पर देखो इन्हीं दोनों लेंसों को पढ़ना है, यानी दोनों गोलीय हो या तो दोनों उत्तल हो, यानी दोनों गोलीय हो। तो ये दोनों गोलीय वो किस प्रकार के बनाया जाता है तो उसको आज समझते हैं कि लेंस कितना होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसी का। अब आगे देखो लेंस क्या होता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस दो प्रकार का होता है बहुत आसान से कभी कोई परिभाषा पूछ लिया जाता है। कौन कौन से? नंबर एक होते हैं उत्तल लेंस, और दूसरा जो होता है अवतल लेंस। ये होता है। तो देखो पहली हेडिंग अगर हम लिख लें उत्तल लेंस की, पहली हेडिंग क्या है? उत्तल लेंस। इन्हीं दो को पढ़ना है, इसी को। और उत्तल लेंस किसे कहते हैं? अब देखो सबसे पहले फिगर बना दे या पहले परिभाषा लिख देते हैं तभी आपको समझ में। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। देखो वह लेंस जो कह रहा है बीच में क्या हो, एक बीच में जो हो वो मोटा हो। ये नहीं बन पाएगा, हाथ से ही बनाते हैं। देखो वह लेंस के जो कह रहा है बीच में मोटा हो और किनारे पर क्या हो? पतला हो। तो देखो हम बना रहे हैं एक लेंस। देखो
ये दोनों गोलीय पृष्ठ हैं हुए, तो बीच में आपको मोटा दिख रहा है और किनारे पर यहाँ पर क्या है, पतला है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। देखो सिंपल सी परिभाषा है, बीच में मोटा, किनारे पर, देखो इससे इस किनारे पर क्या है, पतला होगा, यहाँ पर पतला है, तो यहाँ पर बीच में क्या है, ऐसे मोटा है, तो बीच में मोटा और किनारे पर पतला, उसे हम कौन सा लेंस बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। देखो ये कैसा, अब आपको और क्लियर दिख रहा होगा, बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो गया, इसलिए उत्तल लेंस कहते हैं। दूसरी हेडिंग है अवतल लेंस की, स्क्रीनशॉट लेना और ले लो, लेते हुए चलेंगे ताकि बाद में दिक्कत होती है। दूसरा है कौन सा, अवतल लेंस, दूसरी हेडिंग है अवतल लेंस। अवतल लेंस उसी का उल्टा कर दो, क्या कह रहा है कि वह लेंस जो बीच में वहां पर क्या था, मोटा, तो बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है, किनारे पर क्या मोटा होता है, उससे अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। देख लो फिगर इसका, ये ऐसे बनाया जाता है, यानी देखो बीच में कैसा होगा, पतला हो जाए और किनारे पर कैसा है, मोटा है। बीच में देखो ये कैसा दिख रहा है, ये बीच में कैसा है, यहां पर देखो इस स्थान पे क्या है, यहां पर इस स्थान पे क्या है, पतला है, और इस किनारे पर कैसा हो गया, मोटा हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस। अवतल लेंस को एक नामों से और जाना जाता है, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, बताएंगे आगे, तो इसको और याद रखिएगा, अपसारी लेंस कहते हैं। और दूसरे वाले को, इसको भी याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी। ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। चलो थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं अपसारी और अभिसारी का। अगर आप ले लिए ऐसे, ये हो गया, तो जो हम पीछे पढ़े थे वो हमारे लिए क्या हो, वही काम करेगा। ये मुख्य अक्ष हो जाए, अब मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे आई और ऐसे आई, और मुख्य अक्ष के समांतर सारी किरणें कैसे, ऐसे आई। इस पे जितनी किरणें चली आई ऐसे समांतर आ रही थी, समांतर होके ये ऐसे जाके यहाँ से चली गई, इसी पर यहाँ से चली गई, तो देखो एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसको एफ बोलते हैं। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। जब कोई प्रकाश की किरणें अगर आने वाले समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करेगा, तो ये क्या, केंद्र की तरफ केंद्रित कर रहा है, अभिसारी लेंस इसको बोलते हैं। इसीलिए क्योंकि दूर से आने वाले प्रकाश किरणों एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसलिए अभिसारी लेंस हो जाएगा। तो आप देखते होंगे, कभी भी आप होंगे क्लास में, या कोई बच्चा आपके छोटा या बड़ा कोई रहा होगा, तो वो क्या करता है, माचिस की कीली जलाता है, देखे होंगे कि नहीं, माचिस कीली जलाता है सूर्य के प्रकाश से। तो सूर्य का प्रकाश जब डाला जाता है, तो सूर्य का प्रकाश ऐसे समांतर आती है और एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। केंद्रित होने के पश्चात उसको कुछ समय के लिए क्या किया जाता है कि वहाँ पर रख दिया जाता है, यानी वहाँ पर माचिस की कीली जहाँ पर केंद्रित हो रही हैं वहाँ पर माचिस कीली रख दिया जाए। जब माचिस कीली रख देने पर थोड़ा देर बाद गर्म होकर वो क्या वैसे जलने लगती है, तो जलने लगती है, तो यही क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस के कारण ही होता है, अपसारी लेंस के कारण नहीं होता है।
आगे फिर देखिए अपसारी वाला। अगर अपसारी लेंस बनाते हैं तो ये कैसा होता है, बीच में पतला और किनारे पर मोटा होता है। तो ये हो गया मुख्य अक्ष। एक प्रकाश किरणें ऐसे आई, ये इसका प्रकाशिक अक्ष हो जाए, और दूसरी किरणें ऐसे आई, फिर यहाँ से एक किरणें गई और यहाँ किरणें, इसके बाद ये ऐसे चली गई, इस पे चली गई, और दूसरी किरणें इससे चली गई। ओ सॉरी, गलत बना दिया इसको। ये प्रकाश किरणें जब आई यहाँ पर तो ऐसे सीधा आई यहाँ पर। अब इसका फोकस F तो जरूर होगा यहाँ पर, लेकिन ये क्या करती, अपसरित कर देती। अपसरित करने का मतलब फैला देती है। ये किरणें ऐसे चली जाई, तो इनको जब आप पीछे बढ़ाओगे, इस पर मिली, और ये किरणें जब यहाँ पर ले गए तो ऐसे दिशाओं में चली गई। इन किरणों को जब ऐसे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे चली जाती है, और जब इस किरणों को ऐसे बढ़ाते हैं तो ये ऐसे चली गई। तो देखो ये क्या हो, फैला दिया कि नहीं। ये F पर केंद्रित हो गई। तो इस पे देखो जब प्रकाश किरणें आई कैसे आई थी, समांतर। तो समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को क्या कर देता, फैला देता है। तो फैला देने का मतलब अपसरित कर देना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस। तो अपसारी लेंस और अपसारी लेंस आप जान ही चुके हो। उत्तल लेंस, अवतल लेंस जान ही चुके हो, कभी पेपर में पूछ लिया जाता है उत्तल लेंस आप किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस की परिभाषा आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, बीच में मोटा होता है, किनारे पर पतला। अवतल लेंस बीच में पतला, किनारे पर मोटा। बस इतना याद रखोगे, परिभाषा अच्छे से बन जाएगी। वीडियो आप अच्छे से देख ही रहे होंगे, अपना नोट्स भी बना रहे होंगे। अब यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के थैंक यू सो मच।